बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइल सिस्टम्स के बारे में है। आपने फाइल सिस्टम्स के बारे में अक्सर देखा होगा, स्पेशली जिस टाइम पे भी आप कोई USB वगैरह लगा के उसको फॉर्मेट करते हैं तो आपसे वो एक ऑप्शन वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आप ये बताएं कि कौन से फाइल सिस्टम के साथ आप इसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, या जो भी आपकी पार्टीशंस हैं। ये जिस तरह आप किसी की प्रॉपर्टी भी देख लें तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि ये फाइल सिस्टम NTFS है या फैट है या FAT32 है या कुछ और इस तरह से नाम आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। या अगर आप किसी चीज़ को फॉर्मेट करने जाएंगे तो ये देखें, ये आपसे पूछ लेता है कि भाई आपकी इसको किस फाइल सिस्टम के तहत जो है ना फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, स्पेशली USB के केस में आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप उसके तहत उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये फाइल सिस्टम बेसिकली चीज़ क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि फ़ाइल क्या है। एक फ़ाइल क्या चीज़ है। बेसिकली फ़ाइल जो है ना आपकी रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, या आपका डाटा आपने मैनेज करके रखा हुआ है कुछ को, तो आप कहते हैं कि ये आपकी एक फ़ाइल है। जिस तरह से अभी अगर आप ये देखें, अगर मैं अपनी हार्ड ड्राइव में आपको दिखाऊं, देखिए ये जितनी भी ये फ़ोल्डर्स हैं और हर फ़ोल्डर के अंदर कुछ फ़ाइल हैं। देखिए ये एक फ़ाइल है, ये भी एक फ़ाइल है। ये मतलब एग्जी फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स की फ़ाइल है लेकिन है फ़ाइल है। इसके अंदर बेशक इंस्ट्रक्शन होगी 01 की फॉर्म में, लेकिन हैं ये सारी फाइलें। या फिर उससे हट के आप चले जाएं किसी और ड्राइव के अंदर, ये जिस तरह ये सारी की सारी डायरेक्टरीज हैं। डायरेक्टरीज के अंदर देखें ये एक फ़ाइल है, PDF की फ़ाइल है। इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। कोई MP4 फाइल्स होती हैं, कोई MP3 होती हैं, कोई टेक्स्ट फाइल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स की और डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर फाइल्स हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स हैं। बेसिकली हर फाइल क्या करती है कि अपना जो उसका डाटा है उसको उसने किसी ख़ास तरीके से मैनेज किया हुआ होता है। तो आप कहते हैं कि ये किसी ख़ास ऑर्डर में जो कि मैनेज हुआ है, तो आप क्या इसको कहते हैं कि ये एक फ़ाइल है। अगर फ़ाइल की आप डेफिनेशन करेंगे तो वो बेसिकली आपका जितना भी डाटा है वो बिट की फॉर्म में है। बिट्स से मिल के आपके बाइट बनाते हैं, बाइट बन मिल के आपके फील्ड्स बनाते हैं, फील्ड्स मिल के आपका रिकॉर्ड बनाते हैं, और रिकॉर्ड मिल के आपकी फाइल्स बनाते हैं। आई थिंक ये इसका ऑर्डर बनता है। कोई चीज़ आगे पीछे हो सकती है लेकिन बहरहाल यही तरीका है कि आपका डाटा, आपका ऑर्गेनाइजेशन फाइल के अंदर बेसिकली क्या है, रिकॉर्ड्स होते हैं। रिकॉर्ड्स बेसिकली फील्ड से मिलके बनते हैं, फील्ड बाइट से मिलके बनते हैं, और बाइट जो है ना बिट से मिलके बनते हैं। तो इस तरह से ये टोटल चीज़ जो आपके पास बन जाती है, जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स, रिलेटेड रिकॉर्ड्स आप ना अरेंज करके रख रहे होते हैं। तो आप कहते हैं कि ये इस चीज़ की फाइल है, ये किसी दूसरी चीज़ की फाइल है। जिस तरह फिजिकली भी आप देख लें, आपने हर एक अपने सब्जेक्ट की एक फ़ाइल बना ली होती है कि उस फाइल में क्या होता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जितनी भी चीज़ें हैं आप वो लगा लेते हैं। तो आप कहते हैं, जिस तरह आपकी पर्सनल फाइल है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो फाइल बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड है, इसको आप कहते हैं कि ये फाइल है। तो फाइल सिस्टम को समझने से पहले ये फाइल का समझना आपको ज़रूरी था कि ये फाइल क्या है। तो फाइल आपका मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड है। अब हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा मैक्सिमम स्टोर होता है। हार्ड डिस्क बड़ी कैपेसिटी की मेमोरी है, मतलब आपकी मे बी टेराबाइट्स के अंदर हो, मतलब बड़ी कैपेसिटी की सस्ती मेमोरी है ये हार्ड डिस्क। अब इसके अंदर आपने डाटा स्टोर करना है। डाटा क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, मतलब मैनी थाउजेंड ऑफ फाइल। इसके अंदर आपकी बहुत सारी हज़ारों के हिसाब से फाइल्स जो है ना पड़ी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की फ़ाइल पड़ी हुई हैं। तो क्या ये सारी की सारी फाइल्स हार्ड डिस्क पे ऐसे ही जाके बस डाटा आप स्टोर कर दें, मतलब 01 की फॉर्म में आपको पता है डाटा स्टोर होता है और आप इसको बाद में एक्सेस कर लेंगे विदाउट एनी मैनेजमेंट, ऐसा आप कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि हार्ड डिस्क की जितनी भी मेमोरी है, मैं जितना भी ये फ़र्ज़ किया कि 512 GB की हार्ड डिस्क थी आपकी, इसकी जितनी भी मेमोरी है आप इसको
जिस तरह रैम के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रैम में हम क्या करते हैं कि रैम को इक्वल साइज़ की पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं और इनमें से हर एक पार्टीशन आप क्या कहलाती थी, फ्रेम। सेम इसी तरह हार्ड डिस्क की मेमोरी जितनी भी है इसको भी आप इक्वल साइज़ की पार्टीशंस में डिवाइड कर देते हैं और इनमें से हर एक पार्टीशन आपकी क्या कहलाती है, जिसके अंदर आप इसको तकसीम कर रहे हैं, इसे आप कहते हैं हार्ड डिस्क ब्लॉक। ठीक है। अब ब्लॉक का साइज़ क्या हो सकता है वो वेरी करता है, मतलब डिफरेंट फाइल सिस्टम्स के मुताबिक वेरी है। सपोज़ करें कि अगर ब्लॉक साइज़ आपके पास 512 बाइट है और टोटल आपके पास हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 512 GB है, तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने बनेंगे, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दें ब्लॉक साइज़ से तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तकरीबन 1 गीगा इतने आपके पास बन जाएंगे। 1 गीगा का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 10 20 30 40 कि मतलब 2 रेज़ टू पावर 40 ब्लॉक्स आपके पास बन जाएंगे। इसको हार्ड डिस्क के इतने आपके पास ब्लॉक बन जाएंगे जिनके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब क्या ये जो फाइल थी हमारी, सपोज़ किया कि मेरी एक सॉन्ग था, कोई सॉन्ग था और वो सॉन्ग था मेरा टोटल ले रहा था कितने जी, 4 MB, 4 मेगाबाइट का मेरा एक सॉन्ग फाइल थी, उसे मैंने स्टोर करना था इस हार्ड डिस्क के अंदर। तो क्या ये डायरेक्टली जो है ना इस पे स्टोर हो जाएगी? यहाँ पे सेम वही रैम वाली टेक्निक यूज़ होती है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है तो आप प्रोसेस को भी क्या करते हैं, इक्वल साइज़ के पार्टीशन में तकसीम कर देते हैं और ये जो साइज़ है प्रोसेस का साइज़ और ये जो फ्रेम का साइज़ है, ये मतलब पेजेस का साइज़ और फ्रेम का साइज़ ये हमेशा इक्वल होता है। सेम इसी तरह ये जितने साइज़ की आपकी हार्ड डिस्क है के अंदर ब्लॉक्स हैं, आप इस फाइल को भी उतने साइज़ के ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं। पर क्या 4 MB था, 4 × 10 की ताकत कितनी होगी, 30। और इसको अगर आपने 512 बाइट्स के इसमें तकसीम करना है तो ये टोटल कितने ब्लॉक्स इसमें बन जाएंगे, 512 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर, सॉरी ये भी 2 रेज़ टू पावर 30 है मेगा के लिए, 2 रेज़ टू पावर 8 9 10 9 होती है। तो ये देखें ये आपस में सब्ट्रैक्शन होगी तो ये 2 रेज़ टू पावर 21 रह जाएगी। तो ये 4 की जगह आप 4 × 2 × 2 रेज़ टू पावर 20 कर दें। 2 रेज़ टू पावर 20 को आप क्या कहते हैं, मेगा हो गया ना, तो किलो, शायद कंफ्यूजन हो रही है मुझे कि 2 रेज़ टू पावर 20 1 के लिए 2 रेज़ टू पावर 10 होती है, 2 रेज़ टू पावर 20 आपकी आई थिंक मेगा के लिए होती है और 2 रेज़ टू पावर 30 आपकी GB के लिए होती है। तो बहरहाल अगर ये इस तरह है तो फिर 2 रेज़ टू पावर 20 और इसको माइनस कर लें तो 2 रेज़ टू पावर 11 और ये आपका हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 10, तो यानी 4 × 2 = 8 किलो, मतलब 8000 या आप ये समझ लें कि 8 किलो आपके पास ब्लॉक्स बनेंगे और ये सारे के सारे ब्लॉक्स अब आपने क्या करने हैं, मैप करने हैं। यानी ये भी हर एक ब्लॉक कितने साइज़ का होगा, 512 बाइट्स का, और ये भी हर एक ब्लॉक कितने साइज़ का है, 512 बाइट्स का। अब आप क्या करते हैं कि हर एक ब्लॉक उठा के इसको आप स्टोर कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास हार्ड डिस्क में जहाँ जहाँ फ्री आपको ब्लॉक मिल रहे हैं वहाँ पे आप स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी फाइल एलोकेशन की दो टेक्निक्स हैं, कंटिगुअस और नॉन कंटिगुअस। कंटिगुअस में क्या होगा कि ये सारे ब्लॉक्स एक ख़ास तरतीब के साथ जो है ना, जैसा ये भी मैं करता जा रहा हूँ, ये एक तरतीब के साथ ये सारे के सारे ब्लॉक्स होंगे। ये हो गई आपके पास कंटिगुअस के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो एक शुरू से लेके एंड तक वो एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन पे पड़े हुए थे। तो इस टाइप की एलोकेशन में आपके पास फ़ायदा आपको क्या होता है कि आपकी एक्सेस जो है ना वो इजी होती है। आपने एक ब्लॉक को एक्सेस कर लिया तो फिर आपके पास सिक्वेंशियल एड्रेसेस होते हैं, आपको पता है कि नेक्स्ट ब्लॉक जो है ना उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट डाटा पड़ा है, उससे नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर हमारा नेक्स्ट डाटा पड़ा है, उससे नेक्स्ट के अंदर हमारा नेक्स्ट है, फिर मतलब आपके पास एक तरतीब से डाटा पड़ा हुआ होता है तो उसको एक्सेस करना ईजीली होता है।
तो नॉन कंटिग्यूअस क्या करती है कि वो देखेगा कि भाई अच्छा एक ब्लॉक यहाँ पे स्पेयर था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे, बस जिसे जहाँ जहाँ पे जो खाली ब्लॉक नज़र आएगा वो इस डाटा को वहाँ पे उठा के डालना शुरू कर देगा। अब इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होगा? सिंपल है, जो आपके पास लिंक लिस्ट है वो बेसिकली यूज़ होती है इन ब्लॉक्स को। ये जो स्कैटर ब्लॉक पड़े हुए होते हैं, ये ब्लॉक जब फिनिश होने वाला होगा तो इसमें एड्रेस पड़ा होगा नेक्स्ट ब्लॉक का, कि नेक्स्ट डाटा जो है ना वो किस ब्लॉक में पड़ा हुआ है। और जब ये ब्लॉक फिनिश होने वाला होगा तो इसके अंदर एड्रेस पड़ा होगा नेक्स्ट ब्लॉक का, इसके अंदर एड्रेस होगा नेक्स्ट का, फिर उसके अंदर एड्रेस होगा नेक्स्ट का, उसके अंदर नेक्स्ट का। तो ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट एड्रेसेस हैं ये मिल के आपके पास पूरी की पूरी बन जाएगी, एक्सेस हो जाएगी आपके पास पूरी फाइल। ये मतलब डाटा स्ट्रक्चर्स पे है कि आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। और अगर आप कंटिग्यूअस एलोकेशन पे जाते हैं तो आप सिंपल एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन मतलब ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए। तो ये चीज़ मतलब आप काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगी कि आपकी फ़ाइल बेसिकली रिलेटेड रिकॉर्ड है, और फाइल हार्ड डिस्क के अंदर क्या है कि आपकी जितनी भी स्टोरेज है आप उसको इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं, और जो फाइल है जिसको भी आपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना है वो भी सेम उतने ही ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि हर एक ब्लॉक करस्पॉन्डिंग ब्लॉक जो हार्ड डिस्क में अवेलेबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगा। और ये जो स्टोरेज होगी ये कंटिग्यूअस भी हो सकती है और नॉन कंटिग्यूअस भी हो सकती है। कंटिग्यूअस के केस में आप एरे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे, नॉन कंटिग्यूअस के केस में आप लिंक लिस्ट को यूज़ कर लेंगे। इन दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हमने एक चीज़ देखी थी रैम के अंदर कि हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के इश्यूज थे। तो क्या हार्ड डिस्क के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के इशू होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सपोज़ किया कि अब मेरे पास अगर ये 4 MB की जगह 4.3 MB की फ़ाइल होती, ये मतलब 0.3 MB आपके पास एडिशनल होते, तो ये 4 MB के लिए तो आपने इक्वल पार्टीशंस कर दी, लेकिन ये 0.3 के लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी आपको अगेन 512 MB की ही पार्टीशन बनानी पड़ेगी। और बाकी जो उसमें 0.3 से लेके मतलब 0.7 MB का जो एरिया था इसके अंदर पार्टीशन में, ये आपको एक्स्ट्रा एरिया बनाना पड़ेगा, और ये जब मैपिंग होगी तो ये वाला एरिया आपका ज़ाया हो रहा होगा। तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि ये आपकी क्या हो रही है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही है। तो आई होप कि अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि फ़ाइल क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, फ़ाइल के ब्लॉक्स क्या हैं, उनकी एलोकेशन कैसे होती है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है। अब उसके बाद क्या है कि हमने करना क्या है, ये जितनी भी फाइल्स हैं, फाइल सिस्टम का काम क्या आ गया? फाइल सिस्टम का काम है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट से क्या मुराद है आपकी? फाइल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपने कितने ब्लॉक्स बनाने, नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, हार्ड डिस्क में कितने बनाने, अच्छा नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स फाइल में कितने होंगे, फिर उनकी मैपिंग क्या है ब्लॉक्स की, और फिर उसको आपने एक्सेस करना है। क्योंकि जो भी फाइल हम हार्ड डिस्क में डालेंगे हमारा मकसद तो ये है कि हम इसको एफिशिएंटली एक्सेस कर लें। एफिशिएंटली एक्सेस करने से क्या मुराद है कि सपोज़ किया कि ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई थी, सपोज़ किया यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी है F1 के नाम से, आपने इसको एक्सेस करना है। एक तरीका ये है कि आप पहले स्टार्ट से हर ब्लॉक को चेक करना शुरू करें कि भाई तुम्हारे पास F1 है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास F1 है, ये मतलब आपको एक पूरी, और अगर ये फाइल F1 सबसे आखिरी ब्लॉक में पड़ी होगी तो पूरी 1 टेराबाइट की मेमोरी को आपने ट्रेवर्स करने के बाद जाके आपको पता चला अच्छा ये फाइल यहाँ पड़ी हुई है। तो ये होगा इनएफिशिएंट वे, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपके लिए। आप मतलब फाइल को एक्सेस करने के लिए क्लिक करके उसके बाद सो जाएं। जो सिर्फ एक्सेस करना नहीं है बल्कि एफिशिएंटली एक्सेस करना है। तो एफिशिएंटली एक्सेस करने से क्या मुराद है? सपोज़ करें कि आपके पास आप एक टेबल बना लेते हैं मेमोरी में, रैम में आप एक टेबल बना लेते हैं इस हार्ड डिस्क के सारे ब्लॉक्स से रिलेटेड। आपको पता होगा कि भाई फ़लाँ वाले ब्लॉक के अंदर फ़लाँ वाली फ़ाइल की एंट्री है, क्योंकि बस एक एंट्री आपको हर फाइल की पता चल गई तो नेक्स्ट हर एक ब्लॉक से आप एड्रेस निकाल सकते हैं कि उसका नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है। जो भी फाइल आपकी क्रिएट हुई है सिस्टम के अंदर मौजूद है फाइल,
उसका जो एंट्री ब्लॉक है उसका एड्रेस आप इस टेबल में लोड कर दें। अब जिस टाइम पे जो भी फाइल आप एक्सेस करना चाहेंगे तो रैम के अंदर कोरस्पॉन्डिंग टेबल पे आएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली उस ब्लॉक पे चले जाएंगे जिसके अंदर इस फाइल का स्टार्टिंग पड़ा हुआ है, और वहाँ से फिर आप पूरी फाइल को इजीली ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो ये मतलब फाइल सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप लोग इन फाइल्स या इस डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, और हमारा जो फाइल सिस्टम है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना एफिशिएंट है। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कुछ प्रोसेस हों P1 P2 P3 रैम के अंदर पड़े हुए हैं और ये सारे के सारे हार्ड डिस्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क जो है ना एक आईओ डिवाइस है, आप उस हर सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली इसको एक्सेस कर ही नहीं सकते। आपकी मर्जी ये है कि भाई पहले इनमें से एक प्रोसेस एक्सेस करे, फिर बाद में दूसरा करे, फिर बाद में तीसरा करे। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि इनमें से पहले कौन सा करे? इसके लिए आपके पास डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम हैं। जिस तरह प्रोसेस शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम थे कि आपने सीपीयू को एलोकेशन करनी है किसी प्रोसेस की, इसी तरह किसी प्रोसेस ने अगर हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर क्या है कि डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स हैं। वही जिस तरह से फीफो वगैरह हो गए आपके, काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं। और आपको पता है कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का काम क्या होता है कि कुछ एल्गोरिदम्स हो गए वो कहेंगे आपको कि P1 पहले एक एक्सेस करेगा, P2 बाद में, P3 उससे बाद। कुछ में भी कहेंगे P3 पहले करेगा, P1 बाद में और P2 इससे बाद, मतलब डिफरेंट टाइप की वो तरतीब बनाएंगे। लेकिन जो ओवरऑल इन सब का टास्क होता है वो क्या है कि मिनिमम मेक स्पेन होना चाहिए, कि जो टाइम पीरियड है कंप्लीट करने का किसी भी जॉब को वो कम से कम होना चाहिए। तो ये डिश शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम आप आगे चल के देखेंगे काफ़ी डिटेल से। तो अभी तक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आपको क्या है कि फाइल सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है क्या चीज़ है, क्योंकि ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये जो आपकी मैनेजमेंट है, जितनी भी फाइल मैनेजमेंट, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ये फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको बताया था, जब ये लोड होता है मेमोरी का एक पूरा एरिया इसने रिजर्व किया हुआ होता है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इन्हीं में से एक फंक्शन आपका कौन सा है जिसका नाम है फाइल सिस्टम। ये इस फाइल सिस्टम वाले फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हार्ड डिस्क को किसी नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है ना, उन जितने भी ब्लॉक्स में तकसीम हुई हुई है, मतलब अगर 512 बाइट का साइज़ है, 1 किलोबाइट का साइज़ है, या 256 बाइट का साइज़ है, जितने भी साइज़ के ब्लॉक्स आपने बनाए हुए हैं उसके इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। जितनी भी फाइल्स स्टोर करनी होती हैं वो उनको इक्वली ब्लॉक्स के अंदर, जब भी आप कोई नई फाइल कॉपी करते हैं तो वो क्या करेगी कि उसका डाटा बस वैसे वैसे जैसे जैसे एक एक ब्लॉक फील्ड होता जा रहा है, तो वो मतलब यहाँ पे कॉपी उसने स्टार्ट की, ये फील्ड हुआ तो उसको नेक्स्ट ब्लॉक असाइन कर दिया। उतने ही साइज़ का ब्लॉक होगा जितने साइज़ की आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर ब्लॉक्स की पार्टीशन आपने की हुई थी, सेम उतने उतने साइज़ के फाइल के ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर इन सारे ब्लॉक्स में से पहला पहला ब्लॉक जो है इसका किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड रख लेना कि भाई इस फाइल का पहला ब्लॉक फलां वाला है, इस फाइल दूसरी फाइल का पहला ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, तीसरी फाइल का पहला ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, ये उसका एड्रेस है, ताकि हमारी एफिशिएंटली इनकी एक्सेसिंग हो जाए। फिर मैपिंग के आपने कंटिगुअसली सारे ब्लॉक एलोकेट करने, नॉन कंटिगुअसली सारे ब्लॉक एलोकेट करने, किस तरीके से ये एलोकेशन करनी है ब्लॉक्स की, ये। और फिर डिस्क शेड्यूलिंग का कोई फंक्शन होगा इसके अंदर कि वो ये देखेगा कि अच्छा मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो मैं किस प्रोसेस को पहले अगर एलोकेशन करूं तो ये जो मेरा ओवरऑल टाइम पीरियड है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली मेरा ये काम हो जाए। तो ये सारा काम आपका फाइल सिस्टम कर रहा होता है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप की फाइल सिस्टम अभी आपको मैंने दिखाई थी, NTFS है, फैट है। अब हर एक फाइल सिस्टम का बेसिक पर्पस सारा यही है। अब ये कैसे कैसे अचीव हो रहा है ये इन पे डिफरेंट मैटर करता है कि भाई क्या पता इसका ब्लॉक साइज डिफरेंट हो, इसका ब्लॉक साइज डिफरेंट हो, क्या पता ये कोई टेबल एलोकेट, क्योंकि FAT बनता ही फाइल एलोकेशन टेबल है, और ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS से बनता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो ये आप साथ साथ आप आगे चल के देखेंगे कि भाई इनके अंदर क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। बेसिक हमारा जो पर्पस होगा फाइल सिस्टम को पढ़ने का वो ये है कि हमने ये चीज़ें सारी की सारी देखनी है कि भाई ये फाइल कैसे स्टोर हो रही है, कैसे एक्सेस हो रही है, हार्ड डिस्क कैसे डिवाइड हो रही है। जो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह।